इस फिल्म में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति कितनी निर्दयता तक जा सकता है। कहानी एक झील के इर्द गिर्द घूमती है जो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। इस झील के नीचे एक गांव था, लेकिन फिर किसी ने यहाँ एक झील बना दी। कहा जाता है कि उस गांव के निशान अभी भी इस झील के नीचे मौजूद हैं। यह एक भयानक बात है कि यहाँ आने वाले पर्यटक अजीब तरीके से मर जाते हैं। अब ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे की कहानियां हमें कहानी की ओर ले जाती हैं। कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत झील दिखाई जाती है जहां एक पर्यटक समूह नाव पर यात्रा कर रहा है। इसमें एक लड़का अपने नए दोस्त को प्रभावित करने के लिए कहता है, सुनो, मैंने इस झील का पुराना नक्शा पुस्तकालय से पाया है, जिससे मुझे पता चला कि इस झील के नीचे एक गांव था। लोग वहां पहले रहते थे जब झील बनी थी, और आज भी उस गांव के घर, उनकी चीजें और बहुत कुछ झील के नीचे हो सकता है। लेकिन उसका दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता। फिर वो कहता है, मैं अंदर कूदूंगा और देखूंगा, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। इस पर उसका दोस्त भी सहमत हो जाता है, लेकिन तभी एक लड़की हाथ उठाकर कहती है, मैं भी जाऊंगी। ये वास्तव में उस लड़के की बहन है जिसका नाम फिन है। इस पर फिन का भाई उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम आना चाहती हो तो दूसरी तरफ कूद जाओ। मैं अपने दोस्त को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और तुमने मेरी योजना खराब कर दी। इस पर फिन कहती है, मुझे तुम्हारी योजना या तुम्हें प्रभावित करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो डूबे हुए गांव की कहानी तुमने बताई वो बहुत दिलचस्प है। मैं भी उस डूबे हुए गांव को देखना चाहती हूँ। ये सुनकर उसका भाई जैक भी मान जाता है और दोनों झील में कूद जाते हैं। वहाँ ज्यादा गहराई नहीं है, इसलिए दोनों थोड़ा और नीचे तैरने लगते हैं। वे खुद ही देखने लगते हैं कि शायद वहाँ कुछ मिल जाए। जब सांस लेने की जरूरत होती है वे ऊपर आते हैं, सांस लेते हैं और फिर पानी में डूब जाते हैं। एक जगह उन्हें एक साइकिल मिलती है। फिन के भाई जैक को एक साइन बोर्ड भी मिलता है, जिससे उसे अब यकीन हो जाता है कि यहाँ सच में एक गांव था। जैक खुशी खुशी बोर्ड उठाता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक हाथ उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने लगता है। फिन ये सब देखती है और अपने भाई को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उस हाथ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जैक ऊपर नहीं आ पाता। फिन तुरंत ऊपर आकर नाव पर अपने दोस्तों की मदद करती है, लेकिन जब वो दोबारा नीचे जाती है तो जैक की जान जा चुकी होती है। ये देखकर फिन बहुत चौंक जाती है कि आखिर क्या हुआ। वो दुखी होती है और फिर अचानक एक हाथ उसके भाई को नीचे खींच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 महीने बाद का सीन है। फिन को मानसिक अस्पताल से घर लाया जाता है। असल में फिन ने देखा था कि एक हाथ उसके भाई को खींचकर ले जा रहा था, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता, न उसकी माँ और न उसके पिता। सबको लगता है कि फिन गहरे सदमे में है और इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। इसीलिए उसे इलाज के लिए मानसिक अस्पताल भेजा गया था और अब उसे घर लाया गया है। फिन के पापा एक बड़ी लॉ फर्म चलाते हैं, यानी एक ऐसी फर्म जो कानून के जरिए लोगों के केस लड़ती है। इसी वजह से वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। दोनों अपने बेटे जैक की मौत से बहुत दुखी हैं, लेकिन फिन इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था। फिन वहाँ बहुत उदास बैठी रहती है। वो अपने भाई की तस्वीरें देखती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या आप भी फिन के जनाजे में गई थी? उसका जनाजा कैसा था? उसे दफनाया गया या कुछ और? उसकी माँ जवाब देती है, असल में तुम्हारे भाई का शव मिला ही नहीं, इसलिए हमने उसकी सबसे पसंदीदा चीजों को एक डिब्बे में रखा और उसका जनाजा किया। वो चीजें जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, जैसे उसके बचपन में लिखे हुए निबंध, उसके कार्ड्स और उसके जूते। अब फिन फिर कहती है, माँ, मैंने देखा था कि एक हाथ उसके भाई को पकड़कर खींच ले गया था, मगर माँ कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुम थक गई हो, आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में उसकी माँ को अब भी फिन की बातों पर यकीन नहीं था। अब जब माँ नहाने के लिए गई तो टब से अचानक एक हाथ निकला और उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ डर के मारे पीछे देखती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। अब माँ को लगने लगता है कि शायद फिन सच बोल रही है, इसलिए माँ उस झील के बारे में इंटरनेट पर खोजने लगती है। वो जानती है कि वो झील शापित है, जहाँ लोग अक्सर अजीब तरीके से मारे जाते हैं। तभी अचानक माँ के कंधे पर एक हाथ आता है और वो डर जाती है। जब वो पीछे देखती है तो फिन के पापा होते हैं। वो माँ से पूछते हैं, तुम क्या कर रही हो? माँ असली बात नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि पापा गुस्सा हो जाएंगे। माँ कहती है, असल में मैं नौकरी देख रही थी, इसलिए इंटरनेट पर देख रही थी। फिन के पापा कहते हैं, हाँ, तुम्हें कुछ करना चाहिए, वरना तुम बस अपने बेटे के बारे में सोचती रहोगी और दुखी होती रहोगी। वैसे भी दुखी रहने का कोई फायदा नहीं है। कोशिश करो कि इससे बाहर आओ, क्योंकि वो अब वापस नहीं आएगा। हमें अपनी बेटी फिन के लिए खुश रहना सीखना चाहिए। रात में फिन को उसी दिन की घटना का सपना आता है जब उसका भाई डूब रहा था। उसी समय माँ को पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर बाथरूम जाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, नल बंद था। फिर वो रसोई में जाती है और देखती है कि वहाँ का नल खुला हुआ है। माँ नल बंद कर देती है, लेकिन वो बार बार अपने आप खुल जाता है।
माँ को समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी अचानक स्विमिंग पूल से एक आवाज आती है। माँ जाती है और देखती है कि पूल का पानी लीक हो रहा है। माँ नल बंद करती है, लेकिन पानी फिर से लीक होने लगता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, माँ मुझे बचा लो। माँ पलटती है और देखती है कि उसका बेटा बहुत बुरी हालत में था, वो सड़ चुका था। वो चिल्लाता है और कहता है, माँ प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर माँ की हालत और भी खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह माँ अपने पति से सारी बातें बताती है। वो कहती है, मेरे साथ क्या हो रहा है? पति कहता है, तुम्हें बुरा सपना आया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन माँ उन्हें समझाती है, सपने तब आते हैं जब आदमी सोता है, लेकिन मैं जागी थी, मैं पूरी तरह से होश में थी। हमें किसी भी हाल में अपने बेटे का शव ढूंढना होगा। ये भी उसका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि जब तक उसका शव नहीं मिलेगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरा बेटा चिल्ला रहा था, क्या तुम जानते हो माँ, मुझे बचा लो। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? तब पिता कहते हैं, हमने पुलिस के साथ पूरी हफ्ते झील की तलाशी ली, लेकिन उसका शव नहीं मिला। मुझे लगता है कि तुम्हें फिन की तरह मानसिक समस्या है। जो भी हो, झील में अपने भाई के शव की तलाश करने मत जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। ये कहते हुए वे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब फिन ये सब चुपचाप सुन रही थी। वो माँ से कहती है, माँ हमें झील में जाकर मेरे भाई के शव की तलाश करनी चाहिए। मैं भी आपके साथ आऊंगी और आपको मेरे भाई का शव खोजने में मदद करूंगी। कृपया सहमत हो जाइए। माँ पहले मना करती है। वो कहती है, तुम अभी ठीक हुई हो, अगर तुम फिर से उस झील में जाओगी तो तुम्हारी सेहत फिर से बिगड़ जाएगी। लेकिन फिर फिन कहती है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर रात अपने भाई का सपना देखती हूँ। जब तक हम उसका शव नहीं खोज लेते और उसका अंतिम संस्कार नहीं कर देते, मैं न तो ठीक हो सकूंगी और न ही कोई स्थिति होगी। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी सुनो। और मुझे उस जगह के बारे में पता है जहाँ मेरे भाई का डूबना हुआ था। मुझे उम्मीद है कि उसका शव वहाँ से मिल जाएगा। इस पर माँ अंततः सहमत हो जाती हैं और दोनों झील की ओर चल पड़ते हैं। वो जगह भी उनका घर था। वहाँ पहुँचकर माँ को अपने परिवार के साथ बिताए समय की याद आती है। वे दोनों एक नाव में बैठते हैं और उसी हिस्से की ओर जाते हैं जहाँ दोनों भाई कूदे थे। फिन कहती है कि हम यहाँ से झील में कूदे थे, फिर हम थोड़ी दूर तैरते हैं, हम नीचे तैरते हैं। माँ कहती है, तुम ये करो, तुम नाव में रहो, मैं अपनी कमर से रस्सी बांधकर पानी में जाऊंगी। जब जरूरत होगी तो मैं ऊपर आकर सांस लूंगी। अगर मैं लंबे समय तक ऊपर नहीं आई या तुम्हें लगे कि रस्सी फंस गई है तो बिना समय बर्बाद किए तुम तुरंत रस्सी खींच लेना, ठीक है? इस पर फिन भी सहमत हो जाती है। माँ पानी में तैरती है और नीचे जाती है। कुछ समय बाद माँ ऊपर आती है और सांस लेती है। फिर वो थोड़ी देर वहाँ तैरती है जहाँ फिन ने बताया था, लेकिन माँ को यहाँ कुछ नहीं मिलता। माँ ऊपर आकर कहती है, बेटा क्या तुम सुनिश्चित हो कि हम सही जगह पर हैं? फिन जवाब देती है, हाँ माँ, लेकिन आप थोड़ा आगे जाएं, वहाँ एक साइकिल होगी, आपको उसके आगे थोड़ा और तैरना होगा। इसके बाद माँ फिर से नीचे जाती हैं। वो साइकिल देखती हैं, जो साबित करती है कि वो सही जगह पर हैं। माँ आगे तैरती हैं और देखती है कि पानी के नीचे एक पत्थर का बोर्ड है जिस पर 3 शव बंधे हुए हैं। सभी शव अजीब स्थिति में थे, जो ये दर्शाता है कि उन्हें यहाँ कई साल पहले बांधा गया था। मध्य में एक मृत शरीर के गले में एक चेन बंधी हुई थी। माँ उस चेन को खींचती है और वापस ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके पैरों में से एक हाथ पकड़ लेता है और ठीक उसी तरह जैसे उसके बेटे के साथ हुआ था, माँ के पैरों को भी खींचा जाने लगता है। माँ डर के मारे रस्सी खींचती है, जिससे फिन समझ जाती है कि माँ मुसीबत में है। फिन रस्सी को मजबूती से खींचती है, जिससे वो माँ का हाथ नहीं छोड़ती और उसकी जान बच जाती है। लेकिन साथ ही उसके बेटे का शव भी ऊपर आ जाता है। माँ बहुत चौंकी होती है, लेकिन उसका चेहरा अजीब और पानी में रहने के कारण डूबा हुआ लग रहा था। माँ दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन एक शांति थी कि उसका बेटा आखिरकार मिल गया था। अब पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। पुलिस अधिकारी हैरान होता है। वो फिन की माँ से कहता है, हमने पूरे हफ्ते खोज की और तुमने एक दिन में अपने बेटे का शव खोज लिया। माँ कहती है, मैंने एक और अजीब चीज देखी जिसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने झील के नीचे पत्थर के ब्लॉक से बंधे शव देखे। एक शव के चारों ओर एक चेन थी जिसे उसने शेरिफ को दिया। शेरिफ कहता है, ये चेन एक पुराने परिवार की है। असल में झील के स्थान पर एक गांव था, शायद ये चेन उनमें से किसी की है और इस चेन पर लिखा नाम उसी परिवार की एक बुजुर्ग महिला यहाँ से कुछ दूरी पर रहती है। तुम उसके पास जाओ, शायद वो महिला तुम्हें कुछ जानकारी दे सके। वैसे मैंने भी सुना है कि यह एक शापित झील है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कितनी सच है। इन बातों के बाद माँ तय करती है कि वो उस झील में और जाएगी, इसलिए वो अपने पति को बुलाती है। लेकिन पिता गुस्से में कहते हैं, तुम झील में क्यों गई? मैंने मना किया था। लेकिन जब माँ कहती है कि हमारे बेटे का शव मिल गया है तो पिता भी शांत हो जाते हैं। फिन अपनी माँ से खुशी से कहती है, धन्यवाद भगवान, माँ अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो माँ से पूछती है,
लेकिन माँ, हम इस चेन का क्या करेंगे? माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे भाई का शव अभी मिला है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद दोनों उसी बुजुर्ग महिला से मिलने जाती हैं। माँ उसे बताती है कि इस झील में कई लोग मर चुके हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग महिला कहती है, सभी बेवकूफ होते हैं, इसलिए वे डूब जाते हैं। उन्हें गहरे पानी में तैरना नहीं आता, वे सिर्फ रोमांच के लिए कूदते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। फिन तुरंत कहती है, ऐसा नहीं है, मेरे भाई बेवकूफ नहीं थे, वो बहुत अच्छा तैराक था और मैं भी उसके साथ थी। जब हम नीचे थे, मैंने देखा कि एक हाथ उसके पैर को खींच रहा था, इसलिए वो मरा। इतना ही नहीं, मैंने वहाँ 3 शव भी देखे थे जो पत्थर के ब्लॉक से बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर डुबाया गया और मारा गया। अब माँ बुजुर्ग महिला को वह चेन दिखाती है जो उसने शव के गले से निकाली थी। बुजुर्ग महिला चेन को देखकर समझ जाती है और कहती है, ये चेन मेरे दादा की थी। वो बताती है कि वो आदमी बुजुर्ग महिला के दादा थे। वो कहती है, हम उसी गांव में रहते थे जिस पर यह झील बनी है, मुझे याद है, और हमारा पूरा परिवार वहाँ बहुत खुश था। लेकिन फिर वहाँ एक बड़ा व्यापारी आया जो बहुत अमीर था। वो एक बांध बनाना चाहता था, पानी इकट्ठा करना चाहता था और यह झील बनाना चाहता था। लोगों का कहना था कि अगर यह बांध बनाया गया तो उसे बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि मिलेगी, इसलिए उसने गांव वालों को वहां से जाने के लिए मजबूर किया। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। हमारा घर, हमारी जमीन, हमारे बुजुर्गों की कब्रें, सब कुछ वहाँ था, लेकिन उस आदमी को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो हमें छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। जो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, उन्होंने उन्हें मार दिया और मेरे दादा भी उसके खिलाफ खड़े थे। एक दिन वो और उनके 2 साथी अचानक गायब हो गए। आज आपकी बातचीत सुनकर मुझे पता चला कि उन्हें उस पत्थर के ब्लॉक से बांध दिया गया था और धीरे धीरे पानी ने इस झील को बना दिया जिसमें वे तीनों वहीं मर गए। पत्थर बाहर था, इसलिए बेचारे तैरकर बाहर नहीं निकल सके। और हाँ, आज भी हम उस बांध को बंद करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। फिर वो आश्चर्य से पूछती है, आप क्या कह रही हैं? ये सब हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं और जिस व्यापारी की आप बात कर रही हैं वो तो बहुत पहले मर चुका होगा। तो अब आप किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं? बुजुर्ग महिला कहती है, आज भी हम उस बांध को बंद करने के लिए हस्ताक्षर इकट्ठा कर रहे हैं और यह मामला अदालत में चल रहा है। लेकिन चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, उस अमीर आदमी का परिवार इतना शक्तिशाली है कि वो हमारे मामले पर पानी फेर देता है। अगर बांध नहीं रहेगा तो ये झील भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर झील सूख जाती है तो उस अमीर आदमी की सारी गलतियां सबके सामने आ जाएंगी। ये साबित होगा कि वो कितना बुरा और निर्दयी व्यक्ति था। सबको पता चलेगा कि कितने लोगों को उस पत्थर के ब्लॉक को हटाकर मारा गया। इसलिए उसका परिवार नहीं चाहता कि झील सूखे और सच सबके सामने आए। हमारे मामले के खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉ फर्म लड़ाई कर रही है। हम उनकी तुलना में मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। जब वो लॉ फर्म का नाम बताती है तो फिन और उसकी माँ दोनों चौंक जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉ फर्म फिन के पिता की थी। इसके बाद दोनों अपने झील के पास घर लौटते हैं। फिर फिन का पिता भी वहाँ आता है और कहता है, तुम दोनों कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। वैसे तुम दोनों बहुत उलझी और चिंतित लगती हो, क्या मामला है? फिन की माँ सीधे कहती है, तुम्हारी लॉ फर्म क्यों इस बात का समर्थन कर रही है? तुम क्यों चाहते हो कि इस बात को बंद न किया जाए? फिन का पिता कहता है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यह झील सूखे। ये झील बहुत महत्वपूर्ण है। माँ गुस्से में कहती है, झील की क्या जरूरत है? पिता कहते हैं, देखो, बात समझो, ये झील इसलिए बनाई गई थी ताकि शहर में बाढ़ न आए, और जब बारिश सीमा से अधिक होती है तो सारा पानी झील में बह जाता है और शहर में बाढ़ नहीं आती। इसके अलावा लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। हर कोई इस झील को बहुत खूबसूरत पाता है। ये सब सुनकर माँ बस कहती है, ये सब बहाने हैं, बहाने। तुम अब अपना केस वापस लो। तुम्हें उस बांध को बंद करने के लिए लड़ाई करनी चाहिए, न कि जिस केस के खिलाफ तुम लड़ रहे हो, क्योंकि जब बांध नहीं रहेगा तो झील भी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें पता है कि कितने लोगों को मौत की गोद में लिया गया था जिसके बाद ये झील बनी? तुम्हें नहीं पता कि उस अमीर आदमी ने कितने लोगों को इस झील के नीचे दफनाया है। मैंने अपनी आंखों से 3 शव देखे हैं जो बंधे हुए थे और पानी छोड़कर झील बनाई गई थी। वे मर गए और ये तो सिर्फ 3 हैं। भगवान जानता है कि और कितने लोग मरे होंगे। फिन का पिता कहता है, छोड़ो, ये सब अफवाहें हैं। लोग अमीर लोगों के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और अगर यह झील अब नहीं रही तो मजा भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, हमारे पास आज जो भी पैसा है वो इसी झील की वजह से है। पहले माँ कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो व्यापारी वही अमीर आदमी है जिसने ये झील बनाई थी, वो फिन के पिता के दादा थे। ये सुनकर माँ सब कुछ समझ जाती है। अब उन्हें समझ में आता है कि हमारे बेटे की मौत क्यों हुई। यानी उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं का बदला था
कई वर्षों से बदले की आग में जल रही आत्माएं। माँ रोते हुए अपने पति से कहती है, मेरे बेटे को तुम्हारे दादा के पापों की सजा मिली है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। वो तुम्हारे दादा से बदला नहीं ले सकी, इसलिए उसने उसकी पीढ़ी से लिया, यानी उसके परपोते से। लेकिन माँ और पिता की बातें समझने के बजाय पिता गुस्सा हो जाता है। माँ कहती है, तुम्हारे परिवार के पापों के कारण वे आत्माएं अब इस झील में कैद हैं, जिसकी वजह से यह झील शापित हो गई है। ये आत्माएं पर्यटकों से बदला ले रही हैं और उन्हें डुबाकर मार रही हैं। तभी अचानक बाहर से एक आवाज आती है। फिन को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक बत्ती चली जाती है। पिता झील को बुलाने जाते हैं। लाइन भी जल नहीं रही थी। जब वो झील के पास देखती हैं, तो आत्माएं झील से बाहर आ रही हैं और वे उनके घर की ओर बढ़ रही हैं। माँ और फिन ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। पिता भी अब सब कुछ समझ जाते हैं। हे भगवान, इसका मतलब है कि दोनों सच कह रहे थे। वे भी बहुत डर गए हैं। आत्माएं चारों ओर से घर को घेर लेती हैं। फिन का पिता उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसके खिलाफ लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब आत्माएं फिन और उसकी माँ से कुछ नहीं कहती, लेकिन वे अपने पिता को उठाकर झील की ओर ले जाने लगती हैं। फिन और माँ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आत्माएं पिता को झील में खींच ले जाती हैं और उसे डुबो देती हैं और उसकी जान चली जाती है। यानी आज उनकी एक और बदला पूरी हो गई। फिन रोते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे? माँ कहती है, हमें अब इन पापों को धोना होगा, क्योंकि जाने अनजाने हम इस क्रूर परिवार से जुड़े हुए हैं। अब हमें इस मामले को अदालत तक ले जाना होगा और हमें उन गाँव वासियों की आत्माओं को न्याय दिलाना होगा। फिन कहती है, लेकिन माँ, चाहे हम जितना भी प्रयास करें, जितने भी हस्ताक्षर इकट्ठा करें, हम यह मामला नहीं जीत पाएंगे। सरकार कभी इस बांध को नहीं बंद करेगी और यह राज हमेशा राज ही रहेगा। और हमें कौन विश्वास करेगा? माँ कहती है, असल में बांध में पानी धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि बारिश कमजोर हो रही है। बहुत जल्दी यह झील पूरी तरह सूख जाएगी और पूरी दुनिया जान जाएगी कि इस झील के नीचे क्या सच्चाई छिपी है। जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, तब सबको पता चलेगा कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। उनका जीने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था, सिर्फ एक व्यापारी की ताकत को बढ़ाने के लिए। फिर उनके मृत शरीर और उनके घर, उनकी सारी चीजें इस सच्चाई का सबूत बन जाएंगी। कोई भी इसे नकार नहीं पाएगा। उन्हें न्याय मिलेगा और यह श्राप समाप्त हो जाएगा और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए शांति में रहेंगी। और अब इसके साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।